गया है। और इस सम्मेलन के जो विषय रखा गया है, आरक्षण समाप्ति की ओर और शिक्षकों का सामाजिक उत्तरदायित्व। साथियों, आरक्षण समाप्ति की ओर इस संबंध में आरक्षण समाप्त करने के लिए कई तरीके के प्रयास किए गए। एक प्रयास जुडिशियरी के द्वारा आरक्षण समाप्त करने के लिए किया गया। न्यायपालिका के द्वारा आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया गया। एक प्रयास विधिमंडल द्वारा आरक्षण के लिए कई किस्म की समस्याएं पैदा करने का काम किया गया। और आपको तो शायद ये जानकारी, आज तक ये जानकारी नहीं होगी कि जो संविधान के प्रोविजन होते हैं उसको अमल में लाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। रिजर्वेशन का एकमात्र ऐसा प्रोविजन है जिसको अमल में लाने के लिए आज तक एक भी कानून नहीं बनाया गया। ये जानकारी भी शायद हमारे लोगों को आज तक नहीं होगी कि आरक्षण को अमल में लाने के लिए एक भी कानून नहीं बनाया गया। इसके लिए केवल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर सारी कार्रवाइयां चल रही है, मगर इसको अमल करने के लिए किसी किस्म का कोई कानून उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर कानून उपलब्ध होता तो कानून में क्या करना पड़ता? कानून में जो लोग अमल नहीं करते उसके लिए दंड या सजा का प्रावधान करना पड़ता। दंड या सजा का प्रावधान अगर कानून में होता तो जो अधिकारी लोग रिजर्वेशन पर अमल ना करने का षड्यंत्र करते रहे हैं उनको सजा होती, दंड होता, और ऐसे लोग अगर जेल में जाते तो फिर रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना, ना इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया होता। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्यपालिका है उन्होंने रिजर्वेशन को नॉन इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किया। विधिमंडल ने बहुत बार कई किस्म के लूप होल्स कानून में और आदेशों में छोड़े हैं, इसके लिए भी उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की। न्यायपालिका ने समय समय पर जो न्यायपालिका के विचाराधीन रिजर्वेशन का मामला आया तो रिजर्वेशन एकमात्र ऐसा विषय है, रिजर्वेशन एकमात्र ऐसा विषय है जिसको सबसे ज्यादा जुडिशियरी में चुनौती दी गई। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान के अनुसार पहली केस संविधान के विरोध में, एक का आरक्षण के विरोध में दोराई राजन विरुद्ध चंपक्कन केस जो है ये मद्रास के हाईकोर्ट में गया। और मद्रास के हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की जो स्कीम है उसको रद्द करने का आदेश बहाल किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। यानी भारत के संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन के विरोध में हाईकोर्ट में जो केस गई वो रिजर्वेशन की थी और हाईकोर्ट ने इसके विरोध में फैसला दिया, वो भी रिजर्वेशन के विरोध में था। और इसके लिए भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ, वो भी रिजर्वेशन को लेकर के हुआ। पहला अमेंडमेंट रिजर्वेशन को लेकर के हुआ। इसलिए रिजर्वेशन का इतिहास अगर आप जानने की कोशिश करो तो बहुत से तथ्य आप लोगों को उपलब्ध होंगे जिससे आपको बहुत सा मार्गदर्शन मिल सकता है। मगर मैं इस विषय में क्योंकि मेरा इस विषय पर बॉम्बे में मैंने इस विषय पर 6 घंटा भाषण किया। 6 घंटे का भाषण का सीडी
बुकलेट इधर अवेलेबल है? अब भाई अंबादे, वो बुकलेट सीडी वगैरह अवेलेबल है? हाँ बागड़े, हाँ है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहता। और जिन लोगों को भी ये 6 घंटे का सुनने का धीरज है क्योंकि बोलने के लिए 6 घंटा मैंने बोल दिया, मगर सुनने के लिए धीरज लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का धीरज जो है 6 घंटा तक सुनेंगे तो धीरज जो है टूटने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिटेल जो है 1902 से लेकर अब तक का सारा किस्सा मैंने बताया। मगर जो बातें उधर मैंने नहीं बताई वो बातें मैं इधर बता रहा हूँ, जो उधर छूट गई है, इसलिए वो बातें मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो इसलिए एक तो जुडिशरी ने रिजर्वेशन के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। मैं आपको एक सिंपल जुडिशरी का उदाहरण देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जुडिशरी किस तरह से बदमाशी करती है। जुडिशरी ने ये 99 का केस है, उसमें उसने निर्णय दिया कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो एक ही किस्सा आपको समझ में आएगा कि दोराई राजन विरुद्ध चंपक्कन केस जो है ये भी फंडामेंटल राइट को लेकर के वहां मद्रास हाईकोर्ट में गया। तो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट मद्रास कोर्ट में गया और मद्रास कोर्ट ने क्या कहा कि SC ST OBC के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन है और उनको कम परसेंटेज में एडमिशन दिया जाता है, मुझे ज़्यादा परसेंटेज है और इसलिए मुझे इसके बावजूद भी मुझे एडमिशन नहीं मिला। ये मेरे फंडामेंटल राइट का, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने भारत का प्रत्येक नागरिक समान है, इसका उल्लंघन हुआ है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी बात को माना और कहा कि इसके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, इसलिए ये रिजर्वेशन की स्कीम को रद्द किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे और पेरियार रामास्वामी जिंदा थे। ये मद्रास हाई कोर्ट में जैसे ही निर्णय लगाया, पेरियार ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। सारे साउथ इंडिया में आंदोलन शुरू हो गया। तो नेहरू प्रधानमंत्री थे, घबरा गए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा कि उन्होंने क्यों पूछा, वो क्यों घबरा गए। उनको ये लगा कि साउथ इंडिया का ये आंदोलन कहीं नॉर्थ इंडिया में ना फैल जाए। अगर साउथ इंडिया का आंदोलन नॉर्थ इंडिया में फैल गया तो नॉर्थ इंडिया में भी हमको सारा रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को सलाह पूछा कि ये जो बवाल खड़ा हो गया है इसका क्या सोल्यूशन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू को कहा कि मिस्टर नेहरू, ये फंडामेंटल राइट को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ, इस वजह से उन्होंने रिजर्वेशन की स्कीम को रद्द किया। अगर रिजर्वेशन को आप बचाना चाहते हो तो एकमात्र तरीका है रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट में डालना होगा। भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के तहत 15(4) और 16(4) के तहत भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया गया और उसमें जोड़ा गया कि रिजर्वेशन अब के इससे आगे फंडामेंटल राइट होगा। भारत के पहले अमेंडमेंट के तहत रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट में प्लान बना करके डाला गया। अब ये हो गई जुडिशियल हिस्ट्री। अब अगर ये जुडिशियल हिस्ट्री है तो कोई भी जज डिसीजन देने के पहले, जजमेंट देने के पहले उसको जुडिशियल हिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ता है। मैं जज नहीं हूं, मगर इतना कॉमन नॉलेज जानता हूं कि प्रीवियस डिसीजंस का जजेस को अध्ययन करके डिसीजन देना पड़ता है। तो
सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 92 को 99 को 16 सितंबर 99 को निर्णय दिया कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को डालने के लिए फंडामेंटल राइट में डालने के लिए अमेंडमेंट हुआ। अगर फंडामेंटल राइट के अंदर डालने के लिए अमेंडमेंट हुआ तब ही आरक्षण बचाया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के आधार पर मद्रास कोर्ट ने रिजर्वेशन को रद्द किया था। अगर ये जुडिशियल हिस्ट्री है तो सुप्रीम कोर्ट के लोग रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है ऐसा निर्णय कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मगर जुडिशियरी ने निर्णय दिया रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। केवल इतना ही मामला नहीं है, 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? 9 जज ने निर्णय दिया रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है। अगर 9 जज कह रहे रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है तो 9 जज का फैसला 16 सितंबर 99 को 5 जज के लोगों ने बदल दिया। 9 जज का फैसला 5 जज के लोग नहीं बदल सकते। 9 जज का फैसला बदलना है, 11 जज का बेंच होना चाहिए तो ही फैसला बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदल सकते। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। एक दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं। इसका ये उदाहरणों से क्या सिद्ध होता है? उदाहरणों से सिद्ध होता है कि जुडिशियरी भी रिजर्वेशन को सैबोटेज करने के काम में लगी हुई है। एग्जीक्यूटिव, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो बड़े अधिकारी लोग होते हैं जिनके नियंत्रण में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन का मामला है, वो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है। वो एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन को कैसे सैबोटेज करती है? तो वो लिखते हैं द कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। 70 तक क्या लिखते थे? 1970 तक द कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। एक तो अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल है वो सुटेबल नहीं है। 1970 के पहले लिखते थे कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, बाद में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। ये 70 में आया जुमला। 70 के बाद क्या हुआ? 70 के बाद योग्य कैंडिडेट उपलब्ध होना शुरू हो गए, तो अब उनको रोकना मुश्किल हुआ। जब रोकना मुश्किल हुआ तो उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला। रास्ता क्या निकाला? ना रहे बास न बजे बांसुरी। गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में रिजर्वेशन है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर खत्म कर दो, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर खत्म कर दो, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कर दो, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है नहीं, इसीलिए रिजर्वेशन का सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। यानी जब हमारे योग्य कैंडिडेट उपलब्ध होना शुरू किया तो उन्होंने रिजर्वेशन का सारा मामला ही खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के रेफरेंस में आपको बता दूं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए संविधान में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण उपलब्ध था वो आरक्षण कांग्रेस के लोगों ने उपलब्ध नहीं होने दिया। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस से लड़ाई लड़ी। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को संविधान सभा में गांधी जी ने चुनकर जाने नहीं दिया। आज तक अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मालूम नहीं है कि गांधी जी ने संविधान सभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को चुनकर जाने नहीं दिया। उनके नेताओं को भी मालूम नहीं है और इस वजह से संविधान सभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण के लिए कांग्रेस के लोगों के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को झगड़ा करना पड़ा। 340वां आर्टिकल इसीलिए आया। इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की वजह से कालेलकर कमीशन बना। एक कमीशन बना, कमीशन का चेयरमैन नेहरू ने पूना के ब्राह्मण को बनाया।
बाबा साहब को लगा साला ये नेहरू बदमाशी कर सकता है, इसलिए कमीशन के अंदर उन्होंने अपने आदमी रखे, 2218 जातियों को आइडेंटिफाई किया और रिकमेंडेशन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, वो आग बबूला हो गए, उन्होंने लेटर लिखा, नेहरू को लेटर मिला, कालेलकर को बुलाया, उसने लेटर लिखवाया, उसको आधार लेकर पार्लियामेंट में घोषित किया और ये सारा मामला नेहरू ने सैबोटेज कर दिया, नहीं मिलने दिया। मगर जब बाद में मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन जब लागू हो गया, लागू होने के बाद में वीपी सिंह ने जब लागू किया तो घसीट कर उसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए। जब वो घसीट कर सुप्रीम कोर्ट लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 16 नवंबर 92 को लगा और 89 को लास्ट फेज में मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ये फाइनेंस मिनिस्टर बना और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बना। यानी 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का जजमेंट क्लियर हुआ और 2 साल पहले नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनकर उसने प्राइवेटाइजेशन का निर्णय लागू कर दिया। यानी मंडल कमीशन का निर्णय बाद में लागू हुआ और प्राइवेटाइजेशन का निर्णय पहले लागू हो गया। परिणाम क्या हुआ कि मंडल का कमीशन लागू होने के पहले ही प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया। इससे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के मुंह तक आया हुआ निवाला, ये निवाला ऐसा खींच करके उन्होंने ये ले गए, ये मामला खत्म कर दिया। अभी करंट डेवलपमेंट क्या है? अरे मैंने आपको एग्जीक्यूटिव का बताया, विधिमंडल का बताया, जुडिशरी का बताया,